दोस्तों आपने अपने डेली लाइफ में कई चीजें ऑब्जर्व की होंगी जिसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का फ्लो होता है। जैसे कि अगर आप एक हॉट टी कप को एक खुले एनवायरनमेंट में रख देते हो तो वो हॉट टी कुछ टाइम के बाद कोल्ड हो जाती है, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पर हीट एनर्जी इस हॉट टी कप से इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट एनवायरनमेंट में फ्लो हो गई, राइट। और वहीं अगर हम एक इलेक्ट्रिक रॉड को कोल्ड वाटर में रखते हैं तो वो कोल्ड वाटर कुछ टाइम के बाद हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक रॉड से हीट एनर्जी इस वाटर में फ्लो हो गई जिसकी वजह से ही ये वाटर गर्म हो गया, राइट। और जब हम कभी अपने दोनों हाथ को आपस में रब करते हैं तो हम एक हीट एनर्जी को महसूस करते हैं। सो बेसिकली ये हीट एनर्जी फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। और ऐसी ही कई और डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो अब ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिन्हें अर्लियर साइंटिस्ट भी ऑब्जर्व कर रहे थे, तो अब इन्हें तो अपना नाम किताबों में छपवाना था, राइट। तो ये सभी साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स हीट के फ्लो से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करने लगे, जैसे कि इन दोनों बॉडीज के बीच में ये हीट फ्लो क्यों हो रही है और इन दोनों बॉडीज के बीच में ये हीट फ्लो करते वक्त किन लॉज को फॉलो करती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये कैसे बता सकते हैं कि किस बॉडी में से किस बॉडी में हीट का फ्लो होगा, राइट। तो ऐसे ये कुछ सवाल थे जिन्हें ये सभी साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इन्हीं सभी साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लवोइजियर, और ये इन फिनोमेनास के रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पब्लिश करते हैं और वो थ्योरी थी द कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। सो बेसिकली अब लवोइजियर की ये थ्योरी ये बोलती है कि जैसे लाइट और साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है वैसे ही हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और इस हीट एनर्जी को एक मासलेस फ्लूइड कैरी करता है जिसे हम कैलोरिक बोलते हैं। और इन कैलोरिक पार्टिकल्स का कोई मास भी नहीं होता, मींस दे आर मासलेस। सो अब बेसिकली जिस बॉडी के पास जितने ज्यादा कैलोरिक पार्टिकल्स होंगे उस बॉडी के पास भी उतनी ही अमाउंट में हीट एनर्जी होगी, राइट। और जिस बॉडी के पास कम अमाउंट में कैलोरिक के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसके पास कम अमाउंट में हीट एनर्जी प्रेजेंट होगी, राइट। सो अब देखो इस थ्योरी के बेसिस पर कोई भी दो बॉडीज के बीच में हीट के फ्लो को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो अब देखो जैसे कि मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, एंड ए के पास ज्यादा अमाउंट में कैलोरिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मींस मोर एनर्जी, एंड बी के पास लेस कैलोरिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मींस लेस एनर्जी, राइट। सो अब अगर हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं तो बॉडी ए की कैलोरिक पार्टिकल्स बॉडी बी में फ्लो हो जाएंगे, मींस बॉडी ए की हीट एनर्जी बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि ए के पास ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी है। तो अब लवोइजियर ने अपनी थ्योरी में ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अर्लियर साइंटिस्ट को लगता था कि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी चीजें हायर टर्म से लोअर टर्म में ही फ्लो होती है, जैसे बारिश स्काई से ग्राउंड पर फॉल होती है, राइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही गिरता है। सो इसलिए जिस बॉडी के पास ज्यादा हीट एनर्जी उसको उन्होंने हाई कंसिडर करा और जिसके पास लो एनर्जी उन्होंने इसको लोअर कंसिडर करा। और इसी की वजह से उन्होंने ये बोला कि जिस बॉडी के पास ज्यादा हीट एनर्जी है उसमें से हीट एनर्जी उस बॉडी में फ्लो हो जाएगी जिसके पास कम हीट एनर्जी है। सो अब ये तो था कैलोरिक थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन लवोइजियर की ये थ्योरी ज्यादा दिन तक चली नहीं क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन की हेल्प से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड मोर ओवर ये थ्योरी ये भी नहीं बता पाई थी कि दो बॉडीज के बीच में हीट एनर्जी कब तक फ्लो होगी। सो अब इस थ्योरी के रिजेक्ट होते ही साइंटिस्ट ने फिजिक्स के मार्केट में एक और थ्योरी को पब्लिश कर दिया और ये थ्योरी थी थर्मोडायनेमिक्स। सो अब देखो थर्मो का मतलब है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब है मोशन, मींस मोशन एंड फ्लो ऑफ हीट। मींस साइंटिस्ट फिजिक्स की इस ब्रांच में सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट के ट्रांसफर को ही स्टडी करते हैं। तो चलिए जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक लॉज को जिनकी हेल्प से हम इन्वायरमेंट में हो रही हीट के फ्लो को बेटरली समझ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को। सो फर्स्ट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो अब देखो जब हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट से रिलेटेड स्टडी करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्ट की बजाय एज अ सिस्टम रेफर करते हैं। मींस थर्मोडायनेमिक्स में हम उस ऑब्जेक्ट को सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि एक हॉट कप ऑफ टी। सो अब थर्मोडायनेमिक्स में हम इस चाय के कप को ऑब्जेक्ट की बजाय एक सिस्टम बोलेंगे। सो अब देखो किसी भी सिस्टम के अराउंड जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं हम उन्हें उस सिस्टम के सराउंडिंग बोलते हैं, जैसे कि चाय के कप के सिस्टम में उसके आसपास जो एयर प्रेजेंट है वही उसकी सराउंडिंग है। सो नाउ ये तो था सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। सो नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर एक मेजरमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कोल्डनेस और उसकी हॉटनेस को मेजर करने का। एंड टेम्परेचर बेसिकली
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को मेजर करता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंड टेम्परेचर की मेन यूनिट डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन यूनिट्स हैं, जिनका हम मोस्टली थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। एंड टेम्परेचर की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी गिवन सिस्टम कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, और कोई भी दो सिस्टम में से किस सिस्टम के पास ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रेजेंट है। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी दो सिस्टम्स हैं, ए एंड बी। सो अब सिस्टम ए का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और सिस्टम बी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली जिस सिस्टम का ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके पास उतनी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी होगी। मीन्स यहाँ पर सिस्टम बी का ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसलिए सिस्टम बी के पास ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू सिस्टम ए, जिसका कम टेम्परेचर है, राइट। सो अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम भी तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोथर्मल सिस्टम्स। सो अब इन तीनों सिस्टम को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी तीन बोतल्स हैं और इन तीनों ही बोतल्स में पानी भरा हुआ है। अब इन तीनों बोतल्स में से हमने एक बोतल पर कैप नहीं लगा रखा है और वहीं दूसरी बोतल पर कैप है और तीसरी बोतल के पास भी कैप है। साथ ही वो बोतल एक लेयर से भी कवर्ड है और ये लेयर हीट के फ्लो को बोतल से सराउंडिंग में जाने से रोकेगी। मीन्स ये बोतल एक गर्म पानी को गर्म रखेगी और एक ठंडे पानी को ठंडा रखेगी, जैसे कि एक मिल्टन की बोतल होती है, राइट। सो अब अगर हम इन तीनों बोतल्स को हम इन्हें थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर रहे हैं तो हम इन्हें एज अ सिस्टम रेफर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सिस्टम ए, बी एंड सी। सो अब देखो, अगर हम सिस्टम ए की बात करें, मीन्स जिस बोतल के पास कैप नहीं है, तो इस बोतल में से हम इजिली वाटर को निकाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस बोतल में हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और वहीं अगर हम इस बोतल को हीट करते हैं तो इस बोतल के अंदर प्रेजेंट वाटर गर्म हो जाएगा, राइट। मीन्स हीट एनर्जी सराउंडिंग से बोतल में ट्रांसफर हो गई, राइट। तो अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम सिस्टम ए का मास और उसकी एनर्जी दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर अब हम सिस्टम बी की बात करें, मीन्स जिस बोतल के ऊपर कैप लगा हुआ है, तो अब इस बोतल से हम ना ही तो वाटर निकाल सकते हैं और ना ही इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम इस बोतल पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें प्रेजेंट वाटर भी गर्म हो जाएगा, राइट। मीन्स हीट एनर्जी सराउंडिंग से बोतल में फ्लो हो गई। तो अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिस्टम बी में हम मास को नहीं, सिर्फ एनर्जी को ही चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन वहीं अगर हम सिस्टम सी की बात करते हैं, मीन्स जिस बोतल के ऊपर कैप लगा हुआ है और साथ ही वो एक लेयर से भी कवर्ड है, तो अब अगेन कैप की वजह से हम इस बोतल में ना ही वाटर ऐड कर सकते हैं और ना ही इसमें से वाटर निकाल सकते हैं, राइट। और वहीं इस बोतल को हीट करने पर भी इसमें प्रेजेंट वाटर गर्म नहीं होगा, क्योंकि बोतल पर लगी हुई वो लेयर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट के फ्लो को रोक रही है। तो अब सिस्टम सी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम इसमें मास और एनर्जी दोनों को ही चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अब देखो, जिस सिस्टम में हम मास और एनर्जी दोनों को ही चेंज कर सकते हैं तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम का एग्जांपल है सिस्टम ए। और वहीं जिस सिस्टम में हम मास को नहीं सिर्फ एनर्जी को चेंज कर सकते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है सिस्टम बी। एंड फाइनली जिस सिस्टम में हम ना ही तो मास को चेंज कर सकते हैं और ना ही उसकी एनर्जी को, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोथर्मल सिस्टम, और आइसोथर्मल सिस्टम का एग्जांपल है सिस्टम सी। और हाँ, हमारे यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम कंप्लीटली आइसोथर्मल सिस्टम नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से हम उस सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड कर ही सकते हैं। मीन जैसे कि हम उस बोतल की बात करें जिस पर लेयर लगी हुई थी, तो अगर हम उसे हीट करते हैं तो उसमें भी वाटर थोड़ा बहुत गर्म हुआ ही होगा। मीन सराउंडिंग से सिस्टम में थोड़ी बहुत एनर्जी का फ्लो हुआ है, तो इसलिए हम सिस्टम को कंप्लीटली आइसोथर्मल नहीं बोल सकते। और वहीं अगर हम यूनिवर्स को ही एक सिस्टम कंसिडर करते हैं तो हम यूनिवर्स को ही एक कंप्लीट आइसोथर्मल सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की ही एनर्जी है जो कांस्टेंट रहती है। मींस हम यूनिवर्स में प्रेजेंट एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। और इसे हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। सो अब देखो, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। मींस थर्मोडायनेमिक्स में जब कोई भी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है तो तब हम उन दोनों सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम पर बोलते हैं। सो अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी दो सिस्टम है ए एंड बी, और सिस्टम ए का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और सिस्टम बी का भी टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम पर बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि इन दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ फाइनली अब हम बात करते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो अब देखो, ये लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम है और वो दोनों ही सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। सो अब देखो, इस लॉ को मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अब जैसे कि अगेन मान लो हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, और इन्हीं दो सिस्टम के साथ हमारे पास एक और सिस्टम है सी। सो अब
जैसे कि मान लो सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है और वहीं सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। तो अब थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर कोई दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही होंगे। मींस सिस्टम ए एंड सिस्टम बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं और इसे आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। सो अब ये तो था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लेकिन ये लॉ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एक सिस्टम कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर रहा है या फिर सराउंडिंग में एमिट कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट वीडियो को भी देख सको। और वहीं अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में भी इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है। और वहीं अगर आपको आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट का यूज करके सभी टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है।